कभी कभी ना सोशल मीडिया पर किया गया एक छोटा सा कमेंट एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी सामने ला देता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया की दो सबसे पुरानी सभ्यताओं को नर्क कहे जाने पर एक ऐसा विवाद छिड़ा जिसने एक सुपर पावर की सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। तो हुआ ये कि सारी कहानी शुरू हुई डोनाल्ड ट्रंप की एक बेहद चौंकाने वाली टिप्पणी से। उन्होंने सोशल मीडिया पर इंडिया और चाइना इन दो पुरानी सभ्यताओं को हेल होल यानी कि नरक कह दिया और बस इस एक बयान ने इंटरनेशनल लेवल पे बवाल मचा दिया, खासकर इंडिया में जहां सरकार के काफी बैलेंस्ड रिएक्शन पर लोगों में बहुत गुस्सा था। और फिर सीन में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। ईरान, जो खुद अमेरिका के साथ टेंशन में था, वो इंडिया के सम्मान में एक ढाल बन के खड़ा हो गया। मुंबई में ईरानी कॉन्सुलेट का ये ट्वीट वायरल हो गया और यहीं से ये सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप के इस गुस्से की असली वजह क्या थी। तो चलिए सोशल मीडिया की इस लड़ाई से जरा बाहर निकलते हैं और उस जगह पर चलते हैं जहां असली एक्शन हो रहा था, क्योंकि असल लड़ाई शब्दों की नहीं बल्कि गहरे नीले पानी में लड़ी जा रही थी। देखिए, ये जो डिप्लोमेटिक लड़ाई थी ना, ये तो बस एक बाहरी दिखावा था। असली जंग तो छिड़ी हुई थी स्ट्रेट ऑफ फॉर्मुस के गहरे पानी में। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक हैं और यहीं पर एक सुपर पावर की सारी स्ट्रैटेजी फेल हो रही थी। अमेरिका की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी थी, नेवल ब्लॉकेड, मतलब अपने जंगी जहाजों से ईरान के तेल का एक्सपोर्ट पूरी तरह से रोक दो ताकि उसकी इकोनॉमी घुटनों पर आ जाए। ट्रंप को लगा था कि ईरान सरेंडर कर देगा, पर कहानी में एक ट्विस्ट था और यहीं पर ईरान ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। एक ऐसी चाल चली जिसने पूरे खेल का पासा ही पलट कर रख दिया। ये लड़ाई थी डेविड और गोलियत की। एक तरफ थे अमेरिका के बड़े बड़े हाईटेक एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरी तरफ ईरान की छोटी छोटी लोटेक नावों का झुंड, जिसे नाम दिया गया मॉस्किटो फ्लीट। सोचिए, एक तरफ अरबों डॉलर के जहाज और दूसरी तरफ ये मच्छर जैसी नावें। तो सवाल ये है कि ये मच्छर जैसी नावें आखिर करती क्या थीं? ये नावें पहाड़ों में छिपी गुफाओं से एकदम से बाहर निकलती थीं, फिर झुंड बना के बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को घेर लेती थीं। और सबसे कमाल की बात यह है कि इनका साइज इतना छोटा और स्पीड इतनी तेज थी कि अमेरिका के एडवांस्ड रेडार और सैटेलाइट भी इन्हें पकड़ नहीं पाते थे। ईरान की IRGC ने इस सिंपल सी लोटेक स्ट्रैटेजी से अमेरिका की हाईटेक नाकाबंदी को मजाक बना के रख दिया था। अब जब आपकी मेन स्ट्रैटेजी ही फेल हो जाए तो क्या होता है? जाहिर है फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और अमेरिका में भी यही हो रहा था। ये नाकाबंदी उल्टी पड़ गई। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिकन ब्लॉकेड को तोड़ा बल्कि अमेरिका के दोस्तों मतलब सऊदी अरब और UAE उनके जहाज़ों को भी रोकना शुरू कर दिया। और तो और ईरान के अंदर जो लोग सरकार के खिलाफ थे वो भी अमेरिकन हमले के डर से नेशनलिस्ट बन गए और सरकार के साथ खड़े हो गए। ये फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया कि ट्रंप ने अपने ही नेवी चीफ को नौकरी से निकाल दिया। और ये फ्रस्ट्रेशन अपने पीक पर तब पहुंचा जब ट्रंप ने ये सीधा सीधा ऑर्डर दे दिया, मतलब उन्होंने अपनी नेवी को खुली छूट दे दी कि अगर ईरान की कोई भी नाव परेशान करे तो उसे सीधे उड़ा दो। इस एक ऑर्डर ने टेंशन को एक बहुत ही खतरनाक लेवल पर पहुंचा दिया था। लेकिन देखिए, समुद्र में जो टेंशन चल रहा था वो तो एक बात थी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर घर के अंदर से भी एक और प्रेशर बन रहा था और वो प्रेशर था वक्त का। अमेरिका में एक कानून है, इसके हिसाब से प्रेसिडेंट बिना कांग्रेस की परमिशन के सिर्फ 60 दिनों तक ही कोई मिलिट्री एक्शन ले सकता है। अगर उससे आगे लड़ाई जारी रखनी है तो उन्हें सेनेट से अप्रूवल लेना ही होगा। और वक्त बहुत तेजी से भाग रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए 54 दिन हो चुके थे। डेडलाइन थी 1 मई, मतलब ट्रंप के पास सेनेट से अप्रूवल लेने के लिए बहुत कम टाइम बचा था, वरना उन्हें पीछे हटना पड़ता। और ये वोट जीतना ट्रंप के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी ही पार्टी के करीब 10 सेनेटर्स इस लड़ाई के खिलाफ थे, यानी बहुत पॉसिबल था कि उन्हें लड़ाई जारी रखने के लिए सेनेट में मेजॉरिटी ही न मिले। तो चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरे मामले का असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका या ईरान की कहानी नहीं थी। मिलिट्री कॉस्ट की बात करें तो अमेरिका इस लड़ाई में 1000 से ज्यादा टॉमाहॉक मिसाइलें इस्तेमाल कर चुका था और आपको पता है इस स्टॉकपाइल को दोबारा भरने में 6 साल लग जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रेन था और फाइनेंशियल प्रेशर सिर्फ अमेरिका पर नहीं था, पूरी दुनिया पर था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि अगर ये लड़ाई और बढ़ जाती तो क्रूड ऑयल की कीमत $200 पर बैरल तक जा सकती थी। सोचिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए ये कितना बड़ा झटका होता।
और इस पूरे माहौल में ईरान क्या कर रहा था? वो घुटने टेकने के बजाय अब अपनी शर्तें रख रहा था। बातचीत के लिए उनकी दो मेन डिमांड्स थी। पहली, दुनिया भर के बैंक्स में जो उनके एसेट्स फ्रीज किए गए हैं उन्हें रिलीज करो, और दूसरी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये नेवल ब्लॉकेड फौरन हटाओ। साफ था, अब वो एक वीक पोजीशन से नहीं बल्कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे थे। तो ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा करती है। मॉडर्न वॉरफेयर में क्या हमेशा सबसे बड़ा हथियार ही जीतता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो हुआ वो हमें क्या सिखाता है? क्या हमेशा सबसे बड़ी आर्मी या सबसे महंगा हथियार ही जीत की गारंटी है, या फिर कभी-कभी छोटी-छोटी फुर्तीली नावें भी बड़े-बड़े जहाज़ों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में लड़ाइयों का तरीका तय कर सकता है।